हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 14 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट के लिए बताना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में वैल्यूज आर नॉर्मली conceptualized as essential component of organizational culture and as instrumental in determining, guiding and informing behavior इनको ये डेटरमाइन करती हैं आप किन वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, कौन सी वैल्यूज़ को आप फॉलो करते हैं। वो आपके बिहेवियर को गाइड करती हैं, आपका बिहेवियर डेटरमाइन करती हैं और आपके बिहेवियर के बारे में भी काफ़ी कुछ बताती हैं। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया या जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मूवमेंट आया, बेसिकली मूवमेंट क्या था? इट सीक्स टू अप्लाई द इकोनॉमिक रैशनलिज्म टू द पब्लिक सर्विस इन एन अटेम्प्ट टू ओवरकम इट्स ट्रेडिशनली perceived failings. So this movement has also encouraged and engendered new value sets. एनपीएम क्या है? एक नई थिंकिंग, एक नई थ्योरी और एक नई आइडियोलॉजी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। बेसिकली इसमें मार्केट मैकेनिज्म को ऐड किया गया था ताकि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इकोनॉमिक रैशनलिज्म यानी कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इकोनॉमिक रैशनल डिसीजन हो, और भी काफ़ी कुछ था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। अगर आपने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिएगा, एनपीएम के बारे में चैनल पर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि एनपीएम आने के बाद में काफ़ी कुछ जो वैल्यूज़ थी उनमें चेंज आया। नॉट इवन आफ्टर एनपीएम, एनपीए भी सबसे पहले एनपीए ही बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़ की, राइट। यहाँ पर वैल्यू एडिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या वैल्यू पॉजिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। इससे पहले क्या था? वैल्यूज़ को लेकर के इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले एनपीए बात करता है, लेकिन एनपीएम जो है वो एक तरीके से हमारे वैल्यू सेट को चेंज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Adherence to high level public service value can generate substantial public trust and confidence. अगर आप पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ को फोकस करते हो, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हो और उनको अडहर यानी कि अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो इससे पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ता है और लोगों का विश्वास भी, पब्लिक जो सर्वेंट है उनकी तरफ लोगों का विश्वास भी ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर हम वैल्यूज़ को अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हैं या इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, weak application of values or promotion of inappropriate values, it can lead to reduction in these essential elements of democratic governance. And it follows that a clear definition and public statement of values is a requisite of all public organization. हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ को फोकस करना है या कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। The task of management is to ensure that planning and actions are conducted in the framework established by these values. For example, अगर हम बात कहें, अगर आप एक इंडियन सिविल सर्वेंट हो तो आपको किन वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वैल्यू वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, राइट। तो ये वैल्यूज़ हमें कौन बताता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी है, नॉन पार्टीशनशिप है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, सिंपैथी और एम्पैथी टुवर्ड वीकर सेक्शन है, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है। तो ये वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, इन चीज़ों के बारे में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वैल्यूज़ को डिफाइन करती है एज द प्रिंसिपल और मोरल स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन और सोशल ग्रुप। एक सोसाइटी या एक सोशल ग्रुप या एक पर्सन किन प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है या कौन से मोरल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वो कहलाती हैं वैल्यूज़। Values are not only concerned with resource allocation and decisions on public policy, as this definition might imply, but can also inform other feature of organization life such as HR policy and interpersonal employee relations. यानी कि values आपकी पब्लिक पॉलिसी में, रिसोर्स
एलोकेशन में तो हेल्प करती ही करती हैं, इसके अलावा वैल्यूज़ आपको हेल्प करती हैं एचआर पॉलिसी को समझने में और इंटरपर्सनल एम्प्लॉय रिलेशंस को भी समझने में। ओईसीडी की एक स्टडी में मेंशन की गई थी, बताई गई थी। वो डिफाइन करते हैं वैल्यू को एज द इंडिविजुअल प्रिंसिपल A broader definition is offered by OECD study commissioned during a period of particular concern over issues of corruption and ethics in public life. तो इनकी definition क्या थी? That values are the individual principles or standards that guide judgment about what is good or proper. किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए सही क्या है, अच्छा क्या है और प्रॉपर का मतलब क्या, वो डिपेंड करता है उसकी जजमेंट पे। जैसे कुछ लोगों के लिए सोसाइटी के हिसाब से चलना बिल्कुल प्रॉपर है, कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, राइट। कुछ लोगों का मानना है कि रिलीजन को बचाया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। तो क्या सही है क्या गलत है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन की जो जजमेंट रहेगी या उसकी जजमेंट कैसे बनेगी, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं या जो स्टैंडर्ड वो फॉलो करता है, जिनमें वो बिलीव करता है, उन प्रिंसिपल्स और उन स्टैंडर्ड पे। ओके, while this is a more useful interpretation, it is proposed in this study that values are neutral in respect of their application. That is, while an organization may list the value which it believes should be central to its work, this alone will not determine that the values are expressed and realized in all its activity. जैसे आप किसी फॉर एग्जांपल हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं या हम मानते हैं कि सोसाइटी में कोई किसी भी प्रकार का एविल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। फिर ये मान लिया हमने ये भी मान लिया कि विमेंस को जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री है वहीं तक सीमित है। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हमारा ये प्रिंसिपल गायब हो जाता है। वाई? बिकॉज हम उस ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर से बाहर आ चुके हैं। शायद हम फिर इस प्रिंसिपल को आते आते घर तक आते आते बिल्कुल भूल जाए। तो ये ही चीज़ ये बताने की कोशिश करती है कि ये इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक जजमेंट को गाइड करते हैं अबाउट व्हाट इज़ गुड और प्रॉपर। For example, having transparency as a value does not mean an organization will conduct all its activities in transparent manner. Even democracy की आप बात ले लीजिए या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लीजिए, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है तो क्या हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है? इवन आरटीआई लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया, तो क्या गवर्नमेंट हर एक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देती है? नहीं। तो यही चीज़ है कि ऑल दो आप वैल्यूज़ में बिलीव तो करते हो, लेकिन क्या उस वैल्यू को हर जगह लागू कर पाना ईजी है या पॉसिबल है? सो वैल्यूज़ आर नॉट ऑलवेज द सेम एज स्टैंडर्ड्स, नॉर डू दे solely determine proper or good activities. Instead, each value has its own characteristics and may influence behavior in different ways. अलग अलग तरीके से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। Many but not all principles are values. And similarly, many values are in fact qualities which organization and individual use to express the attributes associated with their work. तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है आपका प्रिंसिपल, दूसरा है आपका वैल्यू। इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल्स, मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ होती हैं और बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं इनफैक्ट जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। वो वैल्यूज़ वो ऐसी क्वालिटीज़ है जो वो अपने काम के साथ जुड़ करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो वो बताना चाहते हैं, ठीक है। देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़ टू बी यूज्ड इन दिस स्टडी इज़ द इंडिविजुअल प्रिंसिपल और क्वालिटी दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर। तो ये वैसे ये टॉपिक जो है आपका एथिक्स, आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो GS4 में ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझाई जाती है, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ते हैं पेपर 1 का, उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स करके टॉपिक आता है। तो आई रिकमेंड यू कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पढ़ें जिसमें दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। So why do we need ethics and values in public administration?
बिकॉज जब आप डे टू डे काम करते हो तो बहुत सारे एथिकल कंसर्न सामने आते हैं, बहुत सारे डायलेमास आते हैं इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ब्यूरोक्रेट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स, नो डाउट, मनमर्जी की पावर होती है। देयरफॉर ही मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। कई बार क्या होता है कि हम अथॉरिटी का गलत यूज़ नहीं करना चाहते, हम करप्शन नहीं करना चाहते, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सो वैल्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, एथिकल और अनएथिकल चीज़ों के बारे में बताना, इट विल इनेबल देम टू बिकम रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। लोगों की ज़रूरतों को वो अच्छे से फुलफिल कर पाएँ। हेल्प हिम टेक शॉर्टकट टू अराइव एट राइट डिसीजन। जैसे हर्बर्ट साइमन कहते हैं ना कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें सारे अल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा, हर एक अल्टरनेटिव के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको देखना पड़ेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज भी खर्च होंगे, लेकिन फिर भी ह्यूमन माइंड की एक लिमिट है, वो उस लिमिट से दूर जा कर के डिसीजंस नहीं ले सकता। इसलिए वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है अपने आप को, राइट। वो ये देखता है कि इनमें से सबसे ठीक अल्टरनेटिव मुझे कौन सा लग रहा है, ठीक है। अपनी जजमेंट के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो ये जो जजमेंट होती है सिविल सर्वेंट की, वो कैसे बनती है, वो बनती है उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से, उसके प्रिंसिपल्स या जिन स्टैंडर्ड्स में, मॉरल स्टैंडर्ड्स में वो बिलीव करता है उसके हिसाब से। एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, ये हम पढ़ेंगे 2 कमेटीज़ के थ्रू। वेरियस कमेटीज हैव रिकमेंडेड एथिकल एलिमेंट्स फॉर सिविल सर्विस। द 2 बिग नेम्स आर नोलन कमेटी एंड हमारी फेवरेट सेकंड ARC। उनकी रिपोर्ट रही थी एथिक्स इन गवर्नेंस पे। सो नोलन कमेटी जो है वो UK में इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में, और उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें 7 वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया गया था, राइट। और वो क्या थी, लीडरशिप, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये जो है वो 7 वैल्यूज़ बताई गई थी बाय द नोलन कमेटी, और ये 7 वैल्यूज़ हर एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करनी चाहिए। देन ARC ने भी कुछ एथिकल एलिमेंट सजेस्ट किए थे। वो क्या है, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। यानी कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें से अच्छे से सोच समझ के वो फैसला लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी नज़र आएगी आपके फैसलों में, डिसीजंस में। आप पब्लिक सर्विस यानी कि लोगों तक जो सर्विसेज हैं डिलीवर करने में आप पूरा डेडिकेशन से काम करेंगे। जो वीकर सेक्शन है उनके लिए आपके मन में एक एम्पैथी, एक टॉलरेंस और कंपैशन होगा ताकि आप उन वीकर सेक्शन की हेल्प कर पाओ। इम्पार्शियलिटी, ठीक है, और नॉन पार्टीशनशिप। तो ये कुछ एथिकल एलिमेंट्स हैं जो ARC ने सजेस्ट किए थे। सो वैल्यूज़ आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ। हम किन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, और यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम आगे अपनी लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं। आर वैल्यूज़ सर्व एज ए मार्कर टू टेल इफ़ लाइफ इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, वैल्यूज़ हमें ये बताते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। वाई डू वी नीड वैल्यूज़? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वैल्यूज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? बिकॉज वैल्यूज़ गाइड अस इन द राइट पाथ। सही गलत का फैसला करती हैं। हमें मान लीजिए कि किसी को वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, किसी को एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, किसी को विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करना है, किसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। हर एक के अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, राइट। कोई ऑनेस्टी में ज़्यादा बिलीव करता है तो कोई ट्रांसपेरेंसी में, कोई अकाउंटेबिलिटी में, राइट। सो हमारी वैल्यूज़ हमें ये बताती है कि हम कितना सही रास्ते पे चल रहे हैं, एंड इट विल हेल्प अस टू चूज़ द राइट वर्क। हमारे लिए जो सही काम क्या है वो चूज़ करने में हमारी हेल्प करती है। ब्रिंग सेटिस्फेक्शन इन आवर वर्क एंड डेवलप कैरेक्टर, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी। तो ये काफ़ी जनरल सी चीज़ें हैं, और इन्हीं के लिए हमें जो है वो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेपर 1।
का जो टॉपिक है गुड गवर्नेंस, उसमें इसमें जो है गुड गवर्नेंस क्या होता है कि जब जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर समझिए आप अच्छे से, ये पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक जो है वो पॉलिटिशियंस को वोट देती है, उनको एमपी एमएलएज बनाती है, और इससे क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट के काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसमें से लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, पॉलिसीज बना रही है। एग्जीक्यूटिव का काम कौन करता है, बेसिकली आपके वो कहलाते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जो पब्लिक की डिमांड है अपने लीडर से, वो कौन फुलफिल किया जाता है, किसके थ्रू फुलफिल किया जाता है, वो यहाँ पर आता है आपका सिविल सर्वेंट के थ्रू। उनको अगर मान लीजिए कि कहीं पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, ये रिक्वायरमेंट है, कहीं पर पॉल्यूशन की बहुत बड़ा इशू है, तो ये कौन डील करेगा, ये सिविल सर्वेंट जो है वो पब्लिक की हेल्प करेंगी। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी। गुड गवर्नेंस तब बोलते हैं जब ये जो डिलीवरी हो रही है पब्लिक सर्विस की, ठीक है, ये इफेक्टिव हो, स्पीडी हो, इकोनॉमिक हो, और लोगों को जो चाहिए वही उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट है वाटर की और वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है फूड, राइट। तो जो चाहिए वो चीज़ ही उनको प्रोवाइड की जा रही है, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर 9 मेजर वैल्यूज़ है जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। फर्स्ट है इंक्लूसिव। हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, तो पार्टिसिपेटरी। थर्ड आपका ट्रांसपेरेंट, जो आप काम कर रहे हो, जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप काम कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को ऐसा ना लगे कि सीक्रेटली हमसे कुछ छुपाया गया है। देन फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाती है, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको पब्लिक को लगेगा कि नहीं सिविल सर्वेंट को हमें अकाउंटेबल रख सकता हूँ, यानी कि मुझे लगे कि सिविल सर्वेंट कुछ गलत काम कर रहे हैं, मैं किसी एक लीगल अथॉरिटी के सामने जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हूँ। अकाउंटेबिलिटी, वो जो काम कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल रख सकता हूँ। देन रिस्पॉन्सिव, कि उनको जो डिमांड है, जैसे वाटर की है तो वाटर सप्लाई उन तक पहुँचे, रिस्पॉन्सिव हो। देन इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मतलब ऐसा ना हो कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन की डिमांड जो है वो अलग होती है, तो उनकी डिमांड के हिसाब से उनके रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, देन लास्ट वन है कंसेंसस ओरिएंटेड। ऐसा काम करे जिस पर मोस्ट ऑफ पब्लिक का सपोर्ट मिल सके। देन वैल्यूज दैट कैरेक्टराइज गुड गवर्नेंस, वो है एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, दूसरों की प्रॉब्लम को सुने और दूसरों के सजेशन को भी सुने, लिसनिंग टू अदर्स एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। लॉ को अच्छे से फॉलो करें, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस हो, और लोगों की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव हो। सो दीज आर वैल्यू दैट कैरेक्टराइज गुड गवर्नेंस। हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द एथिकल वैल्यूज इन गवर्नेंस। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका रोल ऑफ फैमिली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है बच्चा अपनी बेसिक या जो प्राइमरी वैल्यू सिस्टम है वो यहीं से डेवलप होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो रोल ऑफ फैमिली, देन स्कूल, एंड देन एजुकेशन। एथिकल ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट वो दी जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर करप्शन के केस हैं, तो उनसे डील किया जाना चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एटलीस्ट बताया तो जाए कि ये एथिकल है और ये एथिकल नहीं है। एंड देन द टूल्स लाइक RTI, सिटीजन चार्टर, ये भी क्या है, हेल्प करते हैं एथिकल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, अब हमें बताइए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।